हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो RS कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े थे। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो गाइज, केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये बात आती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कितने टाइप की रिएक्शन देता है। तो देखो, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो देखो, एक तो वो रिएक्शन देगा जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कि एक टाइप हो गया ना। तो हम लिख लेते हैं कि कितने टाइप की रिएक्शन देता है। तो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, है ना, ये बॉन्ड हमें ब्रेक करना है। तो एक रिएक्शन हो गई। अब देखो, एक उस टाइप की रिएक्शन देता है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। तो देखो, सेकंड हो गई रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ठीक है। तो दो टाइप की रिएक्शन हो गई ना। अब देखो, थर्ड टाइप की रिएक्शंस वो है जिसमें पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व करेगा, है ना, ये पूरा ग्रुप रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो थर्ड हम बोल सकते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिल ग्रुप, ये अपनी थर्ड टाइप की रिएक्शन हो गई, ठीक है। और गाइज, एक फोर्थ रिएक्शन जिसमें एल्किल ग्रुप इन्वॉल्व करेगा, यानी कि ये एल्किल ग्रुप है ना, ये कार्बन अल्फा कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। तो एक रिएक्शन ऐसी आएगी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और हेलोजन जुड़ेगा, तो उसे हम बोलेंगे HVZ रिएक्शन, हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, ठीक है। तो चौथी रिएक्शन आप ये बना सकते हो, रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्किल ग्रुप। तो ये चार टाइप की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। एक तो वो जिसमें ये बॉन्ड ब्रेक होता है, एक वो जिसमें ये बॉन्ड ब्रेक होता है, एक वो जिसमें पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होता है, और एक वो जिसमें यहाँ पर एल्किल ग्रुप से अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलता है, यानी कि एल्किल ग्रुप इन्वॉल्व होता है। तो गाइज, हम फर्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टाइप रिएक्शन है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है। तो देखो, इन रिएक्शंस में H बाहर निकलेगा, इसका मतलब हम इनमें एसिडिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं एसिडिटी। तो गाइज, एसिड की एसिडिटी को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। एक तो हम एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो एसिड हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है और सोल्ट बनाता है, और हम एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सोल्ट बनता है और वाटर बाहर निकलता है। तो हम ऐसे एसिड की एसिडिटी डिटेक्ट करते हैं, यानी कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन मेटल यानी कि सोडियम मेटल के साथ करवाओगे ना, तो सोडियम लग जाएगा और एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। एक हाइड्रोजन का मतलब आप लिखोगे हाफ H2, तो ये सोल्ट बन गया, इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है। देखो, एसिड से H निकलता है तो जो आयन बनता है ना, उसे हम कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं, और सोडियम लग गया तो इसका नाम हो गया सोडियम कार्बोक्सिलेट। तो एक तो ये रिएक्शन है जो एसिड की एसिडिटी को बताती है कि एसिड है, मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है और सोल्ट बनाता है। और देखो, बेस के साथ ये बेस, ठीक है ना, तो बेस के साथ H और OH यानी कि H2O बाहर, और ये दोबारा सोल्ट बन गया।
तो बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सोल्ट बनता है। तो ये रिएक्शंस है जो एसिड की एसिडिटी को डिटेक्ट करती है। ठीक है, ऐसे ही आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाओगे रिएक्शन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाओगे तो H2O यहां से बाहर हो जाएगा, तो आपके पास अमोनियम कार्बोक्सिलेट बनेगा। ठीक है, तो गाइज ये रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को शो करती है। अब देखो इनमें एक सबसे बेस्ट रिएक्शन होती है जिसका यूज हम कार्बोक्सिलिक एसिड का पता लगाने में करते हैं। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं ना, तो बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस बाहर निकलती है। ठीक है, एफरवेस के साथ CO2 गैस बाहर निकलती है। तो देखो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और ये सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो देखो सोडियम यहां पर लग जाएगा और हाइड्रोजन यहां पर लग जाएगा, तो आपके पास सोल्ट बनेगा। और हाइड्रोजन यहां पर लग जाएगा ना, तो एक हाइड्रोजन तो पहले था, एक हाइड्रोजन और लग गया, तो ये बन गया H2CO3, जिसे हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, जो कि स्टेबल नहीं होता है और H2O और CO2 में ब्रेक होता है। तो आपके पास ये CO2 गैस निकलेगी। ठीक है, बुदबुदाहट के साथ निकलेगी ये CO2, तो वो हमें दिख जाएगा। इसका मतलब हम बता सकते हैं कि दिया गया कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड था। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का पता लगाने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं, और यही रिएक्शन है जो कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल में डिफरेंस करती है। क्योंकि देखो फिनोल होता है लेस एसिडिक। अब क्यों होता है, इनका जो कंपेरिजन है वो तो हम आगे पढ़ेंगे। तो फिनोल में आप सोडियम बाइकार्बोनेट डालोगे ना, तो कोई CO2 गैस नहीं निकलेगी, तो नो रिएक्शन, तो कोई बुदबुदाहट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट डालोगे तो CO2 गैस निकलेगी और बुदबुदाहट के साथ निकलेगी, तो हमें पता चल जाएगा। तो हम इन दोनों में डिस्टिंक्शन भी कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा फिनोल है और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है सोडियम बाइकार्बोनेट से। ठीक है, तो गाइज ये रिएक्शंस है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को शो करती है। अब गाइज हम कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी के रीजन पढ़ेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों एसिडिक है, तो ध्यान से समझना है आपको। तो गाइज अब हम एसिडिटी के रीजन पढ़ते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक है क्यों है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड H+ डोनेट करता है, क्यों करता है, इसका क्या कारण है, तो ध्यान से समझिएगा। तो रीजंस ऑफ एसिडिटी, तो देखो फर्स्ट रीजन ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाओ। तो एक रीजन तो इसकी रिजोनेटिक स्ट्रक्चर में है कि ऑक्सीजन के पास आप जानते हो कि 2 लोन पेयर होते हैं। जब ये लोन पेयर यहां पर बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना, तो कार्बन के टोटल 5 बॉन्ड हो गए, और आपको पता है कि यह ऑक्सीजन है, तो यहां पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ले जाएगा, तो आपके पास रिजोनेटिक स्ट्रक्चर ये बन गई RC, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और यहां पर बन गया डबल बॉन्ड और ये H। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिजोनेटिक स्ट्रक्चर में हम ये देखते हैं कि ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज, यानी कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। अब ऑक्सीजन पर प्लस यानी कि इलेक्ट्रॉन कम, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पावरफुल होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और H+ को बाहर कर देगा। तो एक रीजन तो ये हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों H+ को बाहर निकालता है, क्यों एसिडिक है। अब देखो दूसरा रीजन, सेकंड रीजन, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझना। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड H+ निकालने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है। अब देखो अगर यह आयन इससे ज्यादा स्टेबल हुआ, तो आप जानते हो कि केमिस्ट्री के अंदर स्टेबल स्पीशीज बनती है। अब मैं ये बोलूंगा कि कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ये तुरंत बनेगा
ये बनेगा, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जल्दी H+ निकालेगा, क्योंकि H+ निकलने के बाद ही कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, ठीक है ना। तो ये ज्यादा स्टेबल है कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा स्टेबल है, इसलिए H+ बाहर निकलेगा। तो देखो कैसे है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिजोनेटिक स्ट्रक्चर तो आपके सामने है, ये भी बनानी है। अब कार्बोक्सिलेट आयन की रिजोनेटिक स्ट्रक्चर और बनाते हैं। तो देखो ये आपका कार्बोक्सिलेट आयन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो ये आगे जाएंगे, तो आपके पास बन गया RCO- डबल बॉन्ड O। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन की रिजोनेटिक स्ट्रक्चर है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिजोनेटिक स्ट्रक्चर है। तो गाइज अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिजोनेटिक स्ट्रक्चर में प्लस और माइनस दोनों है, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन की रिजोनेटिक स्ट्रक्चर में केवल माइनस है। तो ध्यान रखना, यदि रिजोनेटिक स्ट्रक्चर में प्लस और माइनस दोनों हो तो उसे हम चार्ज सेपरेशन बोलते हैं, और जिनमें चार्ज सेपरेशन होता है ना वो कम स्टेबल होता है, ठीक है। यहां पर देखो चार्ज सेपरेशन नहीं है, ऑक्सीजन पर केवल नेगेटिव चार्ज है, यहां पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, इसका मतलब चार्ज सेपरेशन। तो ये कम स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो जल्दी H+ बाहर निकलेगा और कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। तो गाइज ये कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी के रीजन थे। तो गाइज अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं। तो देखो ये कैसे निकालते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को आप अगर वाटर के अंदर डालोगे तो आप जानते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड H+ डोनेट करेगा, तो H+ डोनेट करेगा तो देखो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा और वो H+ वाटर के साथ जुड़ जाएगा, तो आपके पास H3O+ बन जाएगा। तो कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन बनता है। गाइस आप जानते हो कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम KEQ का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यानी कि प्रोडक्ट तो ये रहा आपका, और कंसंट्रेशन का मतलब हम ब्रैकेट में लिखते हैं, तो प्रोडक्ट एक ये रहा, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट ये रहा, और कंसंट्रेशन का मतलब ब्रैकेट। अब देखो यह H2O डिवाइड में है, ये इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो KEQ, EQ का मतलब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये H2O है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब H2O इससे मल्टीप्लाई हो गया तो इन दोनों को हम एक कांस्टेंट दे सकते हैं, क्योंकि हमने वाटर में इसको डाला है तो एक वाटर की कांस्टेंट अमाउंट ली है, हम वाटर की अमाउंट को चेंज नहीं करेंगे। तो यह वाटर की जो कंसंट्रेशन बोले तो वो ये कांस्टेंट हो गई, तो हम इन दोनों की जगह एक कांस्टेंट ले सकते हैं और उसे हम बोलते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। तो वाटर इधर आ गया तो आपके पास देखो क्या हुआ, RCOO- H3O+ अपॉन RCOH, ठीक है। तो ऐसे हम एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं। अब गाइस ध्यान दो, अगर इनकी वैल्यू ज्यादा आएगी तो आपको पता है कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा आएगी। ध्यान से समझना इस बात को, ये तो सिंपल सा, इसमें क्या जोर है आपको ना। देखो अगर इनकी वैल्यू ज्यादा होगी तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। अब इनकी वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब एसिड से ज्यादा H निकले हैं, क्योंकि जितने ज्यादा एसिड से H निकलेंगे ना उतना ही ज्यादा कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन बनेगा। यानी कि इनकी वैल्यू ज्यादा कब आएगी, जब एसिड से ज्यादा H बाहर निकले हैं, यानी कि एसिड की एसिडिटी ज्यादा है, क्योंकि जो H+ देता है वो एसिड और जो ज्यादा देता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इनकी वैल्यू ज्यादा कब आएगी, जब इसने ज्यादा H+ दिए हैं, इसका मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग है।
इनकी वैल्यू ज्यादा आएगी तो Ka की वैल्यू ज्यादा आएगी, और इनकी वैल्यू ज्यादा आएगी तो आप बोल सकते हो कि एसिड की एसिडिटी ज्यादा है। तो गाइज इनसे ये बात प्रूफ हो गई ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए Ka की वैल्यू ज्यादा होती है। यानी कि आप बोल सकते हो कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ एसिडिटी बढ़ती है। तो विद इंक्रीजिंग the value of Ka, acidity increases। क्योंकि देखो Ka की वैल्यू बढ़ने का मतलब इनकी वैल्यू बढ़ना, और इनकी वैल्यू बढ़ने का मतलब ज्यादा H+ का बाहर निकलना, और ज्यादा H+ का बाहर निकलने का मतलब एसिडिटी इंक्रीज होना। अब गाइज इस Ka का जस्ट उल्टा होता है pKa, ठीक है। तो अभी समझा दूंगा, ये लिख लो आप पहले, विद इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ pKa एसिडिटी डिक्रीजेज, ठीक है ना। अब देखो pKa को जस्ट आप Ka का उल्टा मान लो कि ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, है ना। तो इसकी वैल्यू बढ़ने के साथ साथ इसकी वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू कम होगी तो एसिडिटी आपको पता है कम होगी। क्योंकि देखो pKa बराबर होता है -log 10 और Ka। तो आप जानते हो कि यहां से इस इक्वेशन से सीधा सीधा क्लियर हो रहा है कि अगर Ka की वैल्यू ज्यादा होगी तो pKa की वैल्यू कम होगी, है ना। तो ये कैसे होगी, देखो आपको ये सोल्व करके बताता हूं। मान लो हमारे पास pKa की वैल्यू 2 है, एक तो है 7 और एक है 5, ठीक है। तो पहले हम 7 वैल्यू रखते हैं, तो 7 और -log 10 Ka। अब देखो इधर से आप log हटाओगे ना तो इधर एंटी log लगेगा। एंटी लॉग का मतलब है इस लॉग के बेस में यह चला जाएगा। तो आपके पास Ka बराबर क्या हो गया, इस लॉग का बेस कितना है 10 और ये 7, और यहाँ पर लॉग माइनस में है तो पावर भी माइनस में होगी, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। क्योंकि देखो लॉग का ये फॉर्मूला होता है कि log e अक्स बराबर अगर y है तो अक्स बराबर होगा, ये बेस है, आगे वाला इसकी पावर में चला जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। अब देखो pKa की वैल्यू 5 यानी कि कम लेते हैं, तो अगर 5 लेंगे ना तो Ka की वैल्यू आ जाएगी 10 टू पावर -5। अब देख लो अगर pKa की वैल्यू 7 है तो Ka की वैल्यू ये है, अगर pKa की वैल्यू 5 है तो Ka की वैल्यू ये है। यानी कि जैसे जैसे pKa की वैल्यू बढ़ेगी ना तो Ka की वैल्यू कम होगी, क्योंकि 10 टू पावर -7 10 टू पावर -5 से कम है। तो यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है। तो गाइज याद रखना कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ एसिडिटी बढ़ती है, और pKa की वैल्यू, है ना, P का मतलब पोटेंशियल, pKa की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ एसिडिटी कम होती है, ठीक है। अब देखो हम एसिडिटी पर सब्स्टिट्यूएंट्स का इफेक्ट पढ़ते हैं। तो देखिए इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी। तो देखो सब्स्टिट्यूएंट दो टाइप के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने वाले, और एक होते इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन देने वाले। तो देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिटी। ऐसा क्यों है, देखो मान लो आपके पास ये एसिड है CH2C डबल बॉन्ड OH, और यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा हुआ है, ध्यान से समझना इस बात को। तो यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ये इससे अट्रैक्ट करेगा,
इसके पास कम होंगे, यह इससे अट्रैक्ट करेगा, और ऑक्सीजन के पास कम होंगे तो यह इससे अट्रैक्ट करेगा। यानी कि H जल्दी बाहर निकल रहा है ना, क्योंकि जितनी जल्दी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा ना, उतनी जल्दी H बाहर निकलेगा। तो इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जल्दी H+ बाहर निकालते हैं। इसका मतलब एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, डिक्रीज द एसिडिटी। अब ये कैसे, देखो ये मान लो कोई एसिड है और उससे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो डोनेट करेंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो यह इसको देगा, इसके पास बढ़ गए यह इसको देगा। अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो बताओ ऑक्सीजन को क्या जरूरत, इसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करे और हाइड्रोजन को बाहर करे, तो कोई खास जरूरत नहीं है ना, तो हाइड्रोजन का निकलना कठिन हो गया। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन नहीं निकलेगा तो एसिडिटी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो एसिडिटी को कम करते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है ना, वो एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। तो देखो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये होता है CF3, C डबल बॉन्ड O और OH। इसके pK की वैल्यू सबसे कम होती है, यानी कि यह सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका कारण यह है, देखो इसे 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं। अब ये 3 फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे तो इसके पास बहुत कम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये इससे अट्रैक्ट करेगा, ये इससे करेगा और H जल्दी बाहर निकलेगा। तो गाइज अब इनके एग्जाम्पल्स करते हैं, एसिडिटी का ऑर्डर पढ़ेंगे, तो आप ये बात लिख लो। तो गाइज अब देखो एसिडिटी का ऑर्डर है, तो ये इतना बड़ा लिखा है मैंने, इसमें आपके एसिडिटी से रिलेटेड, ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन है वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। तो देखो सबसे ज़्यादा एसिडिक तो ये है, क्योंकि इसमें 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेंगे। तो देखो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे ना, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, एसिडिटी उतनी बढ़ेगी, उतनी ही जल्दी H+ बाहर निकलेगा। उसके बाद देखो फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है क्लोरीन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने का मतलब है -I इफेक्ट, तो यह कम -I इफेक्ट दिखाता है, तो इसके बाद ये एसिडिक होता है। ठीक है, उसके बाद देखो 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो आपको पता है कि 3 फ्लोरीन और 3 क्लोरीन से तो ये कम ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखो आपका आता है नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, अगर 1 क्लोरीन होता ना तो ये नाइट्रो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो 2 क्लोरीन नाइट्रो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए यह ज्यादा एसिडिक है। उसके बाद नाइट्रो ग्रुप, तो नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग होता है। उसके बाद देखो 1 फ्लोरीन और 1 क्लोरीन। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्लोरीन कम करेगा। उसके बाद आपको पता है कि ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, और उसके बाद होता है फॉर्मिक एसिड। अब देखो फॉर्मिक एसिड और ये जो आपका बेंजोइक एसिड है ना, इनमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि रिंग को इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग माना जाता है। रिंग को इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग, देखो यहां पर तो ना ही तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा हुआ है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन इसमें रिंग को हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग मानते हैं। तो फिर फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक कैसे हुआ? तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया ना, तो फॉर्मिक एसिड की pKa की वैल्यू इससे कम आती है। इसका मतलब अगर एक्सपेरिमेंटली देखें तो यही ज़्यादा एसिडिक है, अगर थ्योरेटिकली देखें तो यह ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि फेनिल रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग होती है, इसलिए यह ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। तो गाइस देखो इनका क्या रीजन है, तो देखो फॉर्मिक एसिड में जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ना, वो हाइड्रोजन से लगा रहता है, जबकि बेंजोइक एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग से लगा रहता है। ठीक है ना, ये लो। अब आप यह रीजन बता सकते हो कि बेंजोइक एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप रिंग से लगा रहता है और रिंग की साइज बड़ी होती है, तो यह जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, ये ट्रैप हो जाता है थोड़ा सा, यानी कि हाइड्रोजन के निकलने में थोड़ी सी स्टेरिक हिंड्रेंस लगती है, तो हाइड्रोजन का निकलना थोड़ा सा
कठिन हो जाता है, इसलिए यह ज़्यादा एसिडिक और यह कम एसिडिक। दूसरी बात यह भी बता सकते हो इसमें कि रिंग रिजोनेंस के कारण इसको इलेक्ट्रॉन देगी, तो इलेक्ट्रॉन देगी तो एसिडिटी कम हो जाएगी। लेकिन यह रीजन जब आप इन दोनों की कंपैरिजन करो ना तभी बताना है, ठीक है। अब देखो उसके बाद आपका ये आता है, तो देखो यह कम एसिडिक क्यों है, क्योंकि बीच में CH2 है। तो देखो आपको बता देता हूं मैं, यहां पर ये आपका एसिड हो गया और यहां पर रिंग के साथ CH2 और COOH। तो गाइज इसमें COOH जुड़ा हुआ है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, ये आपका होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज़्यादा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, और आप जानते हो रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग होती है, तो इसकी एसिडिटी ज़्यादा और इसकी कम। उसके बाद CH3COH, तो एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, यानी कि प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे उनकी एसिडिटी कम होगी। उसके बाद बड़ा एल्किल ग्रुप, तो एल्किल ग्रुप का साइज और एल्किल ग्रुप में ब्रांच बढ़ने के साथ साथ एसिडिटी कम होती है, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद ये आ गया आपका, उसके बाद देखो ये तो इससे भी कम एसिडिक है, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन आने के दो वे हैं। देखो इसमें तो एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, इसमें दो तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो हाइड्रोजन का निकलना और भी कठिन हो जाएगा, तो यह कम एसिडिक। और यह सबसे कम एसिडिक, क्योंकि इसमें तो तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो समझ गए ऑर्डर। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है उनकी पोजीशन पर भी एसिडिटी डिपेंड करती है। जैसे मान लो एक तो आपके पास ये एसिड है, एक मान लो आपके पास ये एसिड है, और एक मान लो आपके पास यह एसिड है। तो देखो इसमें क्लोरीन इस COOH के पास लगा हुआ है, अगर पास लगा हुआ है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो यह ज्यादा एसिडिक। इसमें थोड़ा दूर है तो कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो यह कम एसिडिक। और इसमें तो देखो इसकी दूरी और भी बढ़ गई, यानी कि -I इफेक्ट वाले ग्रुप की जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाती है उतनी ही एसिडिटी कम होती जाती है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में आप पढ़ चुके हो कि यह 3 या 4 कार्बन तक ही एप्लीकेबल होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है, ठीक है। तो गाइज अब आप ये ऑर्डर समझिए, देखो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है यानी कि -R इफेक्ट, हेलोजन लगा हुआ है यानी कि -I इफेक्ट, और इसमें कोई लगा हुआ नहीं है। यहाँ पर एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, मैथिल ग्रुप, और आपको पता है कि एल्किल ग्रुप +I इफेक्ट शो करते हैं, और यहाँ पर OH लगा हुआ है तो यह +R इफेक्ट शो करता है। तो गाइज आप जानते हो कि हम रिजोनेंस इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो ध्यान रखना, रिजोनेंस इफेक्ट वाला डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है या फिर डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो +R का मतलब डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, आप रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बना करके देख सकते हो, ठीक है। और -R वाला डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, ठीक है। और इंडक्टिव इफेक्ट इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ और अट्रैक्ट करते हैं। +I का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और -I का मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं। तो देखो NO2 है, -R इफेक्ट शो करता है, यानी कि डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेगा। आप रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बना करके देख सकते हो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने रिजोनेंस बताया, तो आप वो लेक्चर देख सकते हो। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन इनडायरेक्टली अट्रैक्ट करेगा, तो कम अट्रैक्ट करेगा, तो यह इसके बाद यह एसिडिक होगा। अब इसमें ना ही कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ना ही तो कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है और ना इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तो थर्ड नंबर पर यह आ गया। इसमें +I और ये +R, रिजोनेंस डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन देना यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देना, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने का मतलब है एसिडिटी कम। तो यह कम इलेक्ट्रॉन देगा और यह ज़्यादा देगा, तो ज़्यादा देगा, इसकी एसिडिटी सबसे कम होगी। तो गाइज अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को एल्कोहल और फिनॉल से कंपेयर करेंगे। तो देखो फर्स्ट हम एल्कोहल से कंपेयर करते हैं।
तो एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वर्सेज एल्कोहल। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से H निकलने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, ठीक है। तो यह है कार्बोक्सिलेट आयन। जबकि एल्कोहल से H निकलने के बाद एल्कोक्साइड आयन बनता है, यह है एल्कोक्साइड आयन। अब देखो इन दोनों आयनों में जो ज्यादा स्टेबल होगा ना वो ही ज्यादा एसिडिक होगा। ध्यान रखना ये बात कि एल्कोक्साइड और कार्बोक्सिलेट आयन में जो ज्यादा स्टेबल वो ही ज्यादा एसिडिक, क्योंकि जो ज्यादा स्टेबल होगा वो पहले बनेगा। और पहले बनने का मतलब ये आयन क्यों बने हैं, H निकलने के बाद ही बने हैं ना, तो ये पहले बनेंगे, इसका मतलब H जल्दी बाहर निकलेगा और वो ज्यादा एसिडिक हो गया। तो देखो एल्कोक्साइड कम स्टेबल होता है। क्यों कम स्टेबल होता है कि एल्कोक्साइड में देखो इलेक्ट्रॉन देने वाला एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो एल्किल ग्रुप क्या करेगा, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ाएगा। यानी कि एक तो पहले से माइनस चार्ज है और ये ऊपर से इलेक्ट्रॉन और देगा, इसका मतलब माइनस चार्ज और बढ़ जाएगा। और स्पीशीज में जितना ज्यादा चार्ज होता है वो उतनी ही कम स्टेबल होती है। तो गाइज एल्कोक्साइड आयन कम स्टेबल होता है। अब कार्बोक्सिलेट आयन आप जानते हो कि ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि जिसमें रिजोनेंस होता है ना वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। ध्यान रखना। तो आप ये बता सकते हो कि कार्बोक्सिलेट आयन रिजोनेंस द्वारा स्टेबिलिटी एक्वायर कर लेता है। तो ये आप रीजन बता सकते हो कि कार्बोक्सिलेट आयन ज़्यादा स्टेबल जबकि एल्कोक्साइड आयन कम स्टेबल, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है। अब देखो फिनोल के साथ कंपेयर करते हैं, तो ध्यान से समझना। ये फिनोल, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से H निकलने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, जबकि फिनोल से अगर H निकलेगा ना, ये फिनोल है और इससे H निकलेगा तो फिनोक्साइड आयन बनेगा, ठीक है। अब फिनोक्साइड और कार्बोक्सिलेट हमें दोनों की रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। तो पहले कार्बोक्सिलेट आयन की बना लेते हैं। तो देखो ये माइनस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो आपके पास बन गया RCO पर माइनस और डबल बॉन्ड O। अब हम फिनोक्साइड आयन की रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एक तो ऑक्सीजन का खुद का और एक हाइड्रोजन का, देखो ठीक है ना। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने रख लिए, इसलिए इस पर माइनस चार्ज आया है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे तो ध्यान से समझना, इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए 5, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, तो आपके पास बनेगा, देखो यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ पर, ये यहाँ पर और यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए। कैसे हो गए, आपको पता है कि हाइड्रोजन लगा हुआ है, हम शो नहीं करते हैं। तो 1 2 3 4 और एक नया बन गया 5, तो 5 बना नहीं सकता, इसलिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को आगे ट्रांसफर कर देगा, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ नया बॉन्ड बन गया, ये यहाँ पर बन गया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर माइनस चार्ज और ये डबल बॉन्ड O। तो गाइज ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पर नया बॉन्ड जनरेट हो गया यहाँ पर, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, तो माइनस चार्ज और ये डबल बॉन्ड हो, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो ध्यान से समझना, ये बॉन्ड यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, और ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज। तो देखो कार्बोक्सिलेट आयन की रिजोनेटिक स्ट्रक्चर टोटल 2 है और फिनोक्साइड आयन की रिजोनेटिक स्ट्रक्चर टोटल 5 है। ध्यान से समझना, ठीक है ना। टोटल 5 रिजोनेटिक स्ट्रक्चर है। और ध्यान रखना, जिस स्पीशीज की जितनी ज्यादा रिजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है ना वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अब रूल के अकॉर्डिंग
थ्योरी के अकॉर्डिंग फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अगर फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है तो फिनोल स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, लेकिन होता है उल्टा, कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है। तो ऐसा क्या है? हमारी थ्योरी ये है कि जिस स्पीशीज की जितनी ज्यादा रिजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी वो उतना ही स्टेबल होगा। तो रूल के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए ना, फिनोक्साइड ज्यादा स्टेबल और फिनोल ज्यादा एसिडिक। तो गाइज अब देखो, यहां पर देखो फिनोक्साइड की रिजोनेटिक स्ट्रक्चर में यहां पर माइनस कार्बन है, यहां पर माइनस और यहां पर माइनस, यानी कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि कार्बन कम पावरफुल होता है। देखो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है। कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। अब ऑक्सीजन पावरफुल होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है ना। अब देखो कार्बन कम पावरफुल है, यानी कि एक मान लो 40 kg का आदमी है ना, 40 किलो का आदमी है, उस पर आपने 50 किलो की बोरी रख दी, और एक 80 किलो का आदमी है उस पर आपने 50 किलो की बोरी रख दी, तो स्टेबल कौन सा है? 80 किलो वाला है ना, 40 किलो वाला तो गिर जाएगा। यानी कि कार्बन कम पावरफुल है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉनों को अपने ऊपर रख करके स्टेबल नहीं है, जबकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इसका मतलब ऑक्सीजन अपने ऊपर इलेक्ट्रॉनों को रख सकता है। तो गाइज यह कारण है कि इसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, जबकि इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए यह ज्यादा एसिडिक है। तो गाइज अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड की जो 3 टाइप की रिएक्शंस रह गई है उनको कंप्लीट करेंगे। तो वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।